शुभ प्रभात सभी को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 6। इस पाठ का शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इस पाठ को लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। हरिवंश राय बच्चन नाम से आप भलीभांति परिचित होंगे। इनकी एक कृति है जो बहुत ही विख्यात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उस कृति का नाम है मधुशाला। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अधिक मात्रा में यानी कि बहुत साहित्य सर्जन किया, बहुत कविताएं भी लिखी, साहित्य भी लिखा। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। बच्चन जी का जन्म हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, उसके बाद दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर इन्होंने सेवाएं अपनी दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भी किया। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रारंभिक नौकरी है वो पायोनियर प्रेस में की थी, है ना। जो कृति मैंने आपको बताई, जिस कृति ने हरिवंश राय बच्चन जी को अमर कर दिया, उस कृति का नाम है मधुशाला। मधुशाला एक ऐसी कृति है जो बच्चन जी के द्वारा लिखी गई। बच्चन जी ने कभी भी मदिरा का पान नहीं किया, बावजूद इसके उन्होंने बहुत सटीकता से, बहुत गहराई से मधुशाला का वर्णन किया है। वह उल्लेखनीय है, अविश्वसनीय भी है। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का पाठ सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी आदि में आज भी होता रहता है। लोग बड़ी संख्या में हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मधुशाला को आज भी लोग बड़ी आतुरता के साथ, बहुत प्रेम के साथ सुनने के लिए आते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जोहन पेट्स नाम के कवि के समग्र साहित्य पर इन्होंने पीएचडी की। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने, यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अद्वितीय कार्य किया। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, जिन पुरस्कारों में मुख्य पुरस्कार हैं पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार। कुछ पंक्तियां हैं जो आज भी इनकी अमर हैं, लोगों के हृदय में आज भी कहीं ना कहीं मिल जाती हैं और हृदय से सीधे जीभ पर, सीधे मुख पर आ जाती हैं। वो पंक्ति हैं, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, शीर्षक से 4 खंडों में लिखी
आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये आत्मकथांश है, एक आत्मकथा का एक अंश है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। हरिवंश राय बीमारी को मानने वालों में से नहीं है, बीमारी को दुलारने वालों में से नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी का बीमारी के प्रति रवैया कुछ डिफरेंट रहता है, कुछ अलग रहता है। आमतौर पर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों की तरफ भागते हैं, आराम के बारे में सोचते हैं, और यही इसके विपरीत हरिवंश राय बच्चन बीमारी को इस प्रकार तो बिल्कुल नहीं लेते। हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि बीमारी को हमें गले नहीं लगाना चाहिए, बीमारी को दूर दूर भगाना चाहिए। और हरिवंश राय बच्चन जी हमेशा कहते हैं, और हमेशा उन्होंने कहा कि बीमारी की हालत में व्यक्ति को और अधिक कार्य करना चाहिए। और यहां तक कि बीमारी के बारे में एक बात उन्होंने और कह डाली। हरिवंश राय बच्चन ने बीमारी के बारे में कहा कि बीमारी अमीरों की हरामजादगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी ने इसलिए कहा क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, यानी कि दैनिक रूप से वो कमाते हैं और दैनिक जो उनकी कमाई है उसी से वो उस दिन का भोजन जुटाते हैं। गरीबों के पास ज़्यादा इलाज के लिए, अच्छे इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ये बात तो आप और मैं भली बात जानते हैं कि आजकल इलाज जो है वो बहुत महंगा हो गया है ना। तो इसके चलते हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि बीमारी अमीरों की हरामजादगी है, गरीबों को उसे पीछे नहीं लगाना चाहिए। अमीरों का क्या है? अमीरों के बारे में कहते हैं कि अमीरों के पास तो धन दौलत का भंडार होता है, उनके पास बहुत धन दौलत होती है। अगर कुछ दिन के लिए वो कार्य नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है वो भूखे मर जाएंगे, वो कुछ दिन कुछ महीने बिना कार्य किए भी जीवित रह सकते हैं और बहुत आसानी से, क्योंकि उनके पास पहले से ही संपत्ति है, धन है, तो अपना काम चला लेंगे। लेकिन अगर यही एक गरीब व्यक्ति 10 दिन 15 दिन के लिए बीमार पड़ता है तो उसकी जीविका तो बंद हो जाएगी, और अगर जीविका बंद हो जाएगी तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। यही कारण है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि बीमारी अमीरों की हरामजादगी है, गरीबों के इसे गले नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं, जिस पाठ के हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, तो मेरी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का ये एक अंश है, और इसी आत्मकथांश का एक शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरी बीमारी जो है वो श्यामा ने ले ली। अब श्यामा कौन है? श्यामा है हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा है, जो सही अर्थ है, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी है। जीवन संगिनी, एक आदर्श जीवन संगिनी। आदर्श जीवन संगिनी कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह के उपरांत पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हुए, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक।
अब होता क्या है, अगर हरिवंश राय बच्चन जी को किसी प्रकार की कोई दुविधा होती, किसी प्रकार की कोई परेशानी होती, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती, तो उनकी पहली पत्नी श्यामा, जिनके बारे में कहा गया कि वे आदर्श जीवन संगिनी थी, उन्होंने अपने पत्नी धर्म को पूर्ण रूप से निभाया। यानी कि हर बीमारी में, हर परेशानी में हरिवंश राय बच्चन जी के साथ उनकी पत्नी हमेशा तत्परता के साथ खड़ी रही। और यहाँ तक कि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पहली पत्नी श्यामा से प्रेरणा भी लेते रहे। प्रेरणा किस प्रकार की उन्हें मिलती थी? प्रेरणा मिलती थी उन्हें उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी उन्हें कभी भी भयभीत नहीं होने देती थी, कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। किसी भी विषम परिस्थिति को बहुत बड़ा समझने नहीं देती थी। वो कहती थी कि छोटा सा काम है, आराम से हो जाएगा। किसी भी बीमारी को ज़्यादा बड़ा नहीं समझने देती थी, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ उनकी पत्नी अपने पति हरिवंश राय बच्चन की सेवा करती। तो इसीलिए कहा गया है कि श्यामा एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी। बच्चन जी भी अपना धर्म कैसे नहीं निभाते? यानी कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम, जो समस्या उनकी पत्नी को है, तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, तो जो बीमारी पत्नी की, जो समस्या पत्नी की है, जो परेशानी पत्नी की है, वह समस्या भी हरिवंश राय बच्चन की ही होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसा हमारे समाज में होता है, ऐसा हमारे भारतवर्ष में ही होता है। यहाँ एक आदर्श पत्नी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है अपने पति के लिए। उसी का एक उदाहरण है श्यामा जी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। ये बातें मैंने आपको बताई कि जो कर्तव्य होते हैं पत्नी के, उनमें किसी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं, कोई कमी नहीं, पूरी निष्ठा के साथ हरिवंश राय जी की पत्नी उनके साथ लगी रहती थी। आज हम जिस आत्मकथांश को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है। यानी कि करुणामयी और बहुत दर्दनाक चित्रण यहाँ, विवेचना यहाँ मिल जाती है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन में हुई समस्याओं को किस प्रकार प्रकट किया है। बहुत ही मार्मिक, भावुकता और संवेदनशील तरीके से अपने जीवन की परिस्थितियों का वर्णन हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इस आत्मकथांश में किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, श्री हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया। यानी कि जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये किसका अंश है? ये अंश है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो चलिए, ये बात तो हमने पाठ के संदर्भ में कुछ चीजें जानी, हरिवंश राय के संदर्भ में हमने बहुत कुछ जाना। हरिवंश राय का बीमारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उस बारे में हमने जाना।
हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में उनकी पत्नी का जो योगदान है उसके बारे में हमने जाना। चलिए आज हम उनकी आत्मकथा को विस्तार से पढ़ते हैं और जानते हैं कि बच्चन जी बीमारी के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उनकी पत्नी का उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का एक अंश। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से न था। कहने का तात्पर्य हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को बड़ा समझने वालों में से नहीं था, मैं अपनी बीमारी को गले लगाने में से नहीं था, मैं अपनी बीमारी को बहुत ही शून्य समझता था, नगण्य समझता था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भय था। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी बीमारी से कभी भयभीत नहीं होते थे, कभी डरते नहीं थे। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना एक अपराध है। गांधी जी ने कहा था कि बीमारी एक अपराध है या फिर बीमार होना एक अपराध है। यह हरिवंश राय बच्चन जी ने पढ़ा था। अरे अब हरिवंश राय बच्चन जी तो फिर और भी महान कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं उनसे भी, यानी कि वो महात्मा गांधी जी से भी आगे निकल गए। कैसे आगे निकल गए? गांधी जी ने कहा कि बीमार होना अपराध है। ठीक है, बीमार होना अपराध है तो अपराधी कौन है? अपराधी वह बीमारी है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि फिर अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए, तो अपराधी को सजा भी देना, यह काम हरिवंश राय बच्चन ने और ज्यादा कर दिया। ठीक, और लिखते हैं कि हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी ही तो हैं, और अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष स्वयं हमारा है। अब दोष हमारा है तो अपराधी भी हम हुए, अपराधी हम हैं तो सजा भी हमें ही मिलेगी। एक तरफ बीमारी को सजा देना, एक तरफ स्वयं को भी सजा देना। थोड़ा सा इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बीमारी को सजा देंगे तो स्वतः ही हम अपने आप को ही सजा देंगे। मान लीजिए कैसे, हरिवंश राय बच्चन का ही उदाहरण देता हूं मैं। हरिवंश राय बच्चन जी को बुखार आया, काफी तेज बुखार था, काफी दिनों से चल रहे बुखार के चलते शारीरिक दुर्बलता भी आ गई थी, परंतु हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने दैनिक कार्य जारी रखे। बुखार की हालत में जहां लोग काम करना छोड़ देते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं, वहीं हरिवंश राय बच्चन ने हमेशा की तरह अपने कार्यों को जारी रखा। स्कूल जाना, स्कूल में जाकर मेहनत से बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन जाकर बच्चों को पढ़ाना और अपना लेखन कार्य भी समय पर करते रहना। यानी कि बीमारी के हालत में भी हरिवंश राय बच्चन के किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने पाई। इसका स्वयं कारण है हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मशक्ति के चलते उन्होंने अपने सारे काम सुचारू रूप से चालू रखे। ठीक है, चलिए फिर आगे हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। कौन सा तर्क? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बीमार होना अपराध है, इसी तर्क को हरिवंश राय बच्चन जी आगे ले गए। तो फिर अपराधी को दंड देना, अपराधी को दंड देना भी चाहिए।
यानी कि अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए। हरवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता, यानी कि वो अपने काम को और ज्यादा बढ़ा देते थे। मुझे भरे भुट्ट बुखार में भी अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। और कहते हैं जब मुझे बहुत तेज बुखार हुआ करता था, तो आज भी उन्हें स्मरण है, आज भी उन्हें याद है कि बहुत तेज बुखार में भी वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। मजदूरी करने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में ही बताया था कि गरीब जो है वो बीमारी को गरीबों को बीमारी अपने गले नहीं लगानी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, इसका वही आशय है। फिर लिखते हैं कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। यानी कि जो लेखन कार्य हरिवंश राय बच्चन जी किया करते थे, उस लेखन कार्य के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन उन्हें कहां से मिलता था? उन्हें उस बुखार की बीमारी से मिलता था। यानी कि बुखार की बीमारी में हरिवंश राय बच्चन और ज्यादा लगन, साहस और मेहनत के साथ लेखन कार्य किया करते थे। एक तरह की आग। अब बुखार की बीमारी में क्या होता है? बुखार जब हमें आता है तो हमारा शरीर ताप से गर्म हो जाता है ना, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और यहां हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियां, यानी कि जो उनके अनुभव है, हमें ताप आता। यानी कि जब उन्हें बुखार आता तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उनके अंदर आ जाती थी, विशेष प्रकार का ताप उनके अंदर आ जाता था, एक विशेष प्रकार की कह सकते हैं प्रेरणा उन्हें मिलती थी, विशेष प्रकार का एक हौसला उनके अंदर आ जाता था और लेखन का और बेहतर तरीके से वो कर पाते थे। जिसमें, यानी कि उस ताप की बात कर रहे हैं जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता, एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव और कल्पनाओं को उबाल देकर उछाल देती थी। यानी कि जो उनके भाव हैं, लेखन कार्य में क्या होता है? जो लेखन कार्य है, लेखन कार्य में व्यक्ति को उसके विचार, भाव और उसकी कल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है। उसके, यानी कि लेखन, जो लेखक है, जो कवि है, कवि जब अपनी कविता लिखेगा, लेखक अपना कोई लेख लिखेगा, तो उस लेख में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो होती हैं उस व्यक्ति के विचार, उसके भाव और उसकी कल्पना। इन चीज़ों से बहुत सुंदर लेख, इन चीज़ों से मिलकर एक सुंदर रचना होती है। तो इसी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी के विचार और ज़्यादा उत्कृष्ट हो जाते, भाव उनके और ज़्यादा गहरे हो जाते और कल्पनाओं को उन्हें धार मिल जाती, कल्पनाएं उनकी और ज़्यादा मजबूत हो जाती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अलविदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्व मामूल होते रहते थे। अब यहाँ एक शब्द आया है हस्व मामूल। ये शब्द है
अरबी भाषा का एक शब्द है हस्व मामूल। इसमें हस्व का ये बना है हस्व धन मामूल से, हस्व प्लस मामूल। हस्व का अर्थ होता है दस्तूर और मामूल का अर्थ होता है मुताबिक, यानी कि दस्तूर के मुताबिक। तो हस्व मामूल का अर्थ हो जाएगा दस्तूर के मुताबिक। ये किस भाषा का शब्द है? ये आपका है अरबी भाषा का शब्द, ठीक है। तो हरवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्व मामूली यानी कि दस्तूर के मुताबिक ही होते रहते थे, यानी कि जो दैनिक उनकी क्रिया है वो जारी रहती थी, ठीक है। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता था क्या कि मैं भी तो हूँ, बुखार है तो क्या हुआ, बुखार के साथ मैं भी तो हूँ, मैं बुखार से कमजोर हूँ, क्या मेरी आत्मशक्ति बुखार से कमजोर है? क्या मैं बुखार से नहीं लड़ सकता? अवश्य लड़ सकता हूँ, मैं बुखार को हरा सकता हूँ और रोज मैं बुखार को हरा ही रहा हूँ। ये हरवंश राय बच्चन जी के कहने का आशय था। जब कोई व्यक्ति उनके बदन को छूता, बहुत ताप को महसूस करता और कहता कि तुम्हें तो बहुत बुखार है, इसके प्रति उत्तर में हरवंश राय बच्चन जी कहते थे बुखार है तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ, मैं किसी से डरता हूँ, मैं बीमारी से डरता हूँ क्या? ये बातें कही जाती। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। किपलिंग के बारे में कहा गया है, एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, अंग्रेजी साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, अंग्रेजी साहित्यकार हैं जिनका नाम है किपलिंग। उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वे बुखार में काम किया करते थे तो उनकी कहानियां और ज्यादा रोचक बनती थी। यानी कि बुखार की हालत में किपलिंग जी जो कहानियां लिखते थे वो इन कंपैरिजन टू स्वस्थ शरीर, यानी कि जब वो स्वस्थ होते थे तो उससे कंपैरिजन किया जाए, उसकी तुलना की जाए, तो बुखार की हालत में जो उनके द्वारा कहानियां लिखी गई वो ज्यादा रोचक होती थी, ज्यादा अच्छी कहानियां वो लिख पाते थे। तो यहां से किपलिंग की आत्मकथा हरवंश राय बच्चन जी ने पढ़ी, वहां से उन्हें प्रेरणा मिली। जब किपलिंग जी बीमारी की हालत में अच्छी कहानियां लिख सकते हैं और अच्छी रचनाएं कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? 1 मिनट के लिए सभी बच्चे रुकिएगा, मैं जरा इधर अभी आता हूं। चलिए, तो प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? प्रेरणा हरवंश राय बच्चन जी को मिलती है किपलिंग से, जो कि अंग्रेजी साहित्यकार थे। तो बीमारी में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिल जाती है? वो मिल जाती है किपलिंग की आत्मकथा से। आगे लिखते हैं, बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंग बस मुझे याद आ गया है कि उनकी 2 चट्टानें रचना है, 2 चट्टानें की 2 सबसे बड़ी कविताएं सांद्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, सांद्र क्या है? फ्रांस के एक दार्शनिक, फ्रांस के पहले दार्शनिक थे। तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था और 2 चट्टान अथवा सिसिफस वरक हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े लिखी, यानी कि 2 उनकी प्रमुख रचनाएं जिनको
नामों से, दो नामों से जाना जाता है। वो नाम है दो चट्टान और सिसिफस वरक्त हनुमान। ये उन्होंने किस बीमारी में लिखी? ये उन्होंने लिखी, एक बीमारी होती है जिसका नाम है प्लूरिसी। प्लूरिसी वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है ना। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। विश्राम तिवारी का उदाहरण देते हुए कहा है कि विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। अब मार के पीछे भूत भागे से क्या अभिप्राय है? और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि काम के पीछे बुखार भागे। तो इन दोनों का क्या तात्पर्य है? चलिए, इन दो पंक्तियों का तात्पर्य भी मैं आपको बता देता हूं। मार के पीछे भूत भागे, तात्पर्य यह है भूत यानी कि घोस्ट। तो वैसे तो भूत प्रेत इन सब में मेरी मान्यताएं नहीं है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन जब बात आ गई है तो बता देता हूँ। ऐसी मान्यताएं हैं समाज में कि भूत लोगों को परेशान करने के लिए आते हैं, है ना। यानी कि अतृप्त आत्माएं जो होती हैं उन्हें भूत की संज्ञा दी जाती है। तो अतृप्त आत्माएं भटकती रहती हैं और वही कभी न कभी किसी न किसी को परेशान करती रहती हैं। तो उसी के लिए कहा गया है कि अगर मार के पीछे भूत भागे, अगर आप भूत में मानते ही नहीं हैं, अगर कोई व्यक्ति भूत में मानता भी है तो अपने साहस से उसको पराजित भी कर सकता है, यानी कि भूत को भगा सकता है। कैसे? व्यक्ति के अंतर मन में डर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। अगर व्यक्ति भयभीत नहीं होगा तो क्या होगा? वह भूत से मुकाबला कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूत फिर उसके लिए न के बराबर होगा। और यहाँ हरवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया, काम के पीछे बुखार भागे। अब काम के पीछे बुखार भागने से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को बुखार आता है, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो यानी कि बीमार पड़ता है या बुखार आता है, तो ऐसे काम में व्यक्ति अपने साहस से अपने कार्य नियमित रखता है, अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जब काम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बीमारी हमें महसूस नहीं होगी और हो सकता है बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चली भी जाए, और ऐसे चली भी जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा जो हमारे भारतवर्ष की विशेषता रही है, और यहाँ हमेशा से भारतीय संस्कृति ने उस बात पर जोर भी दिया है। कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कमजोर हूं तो वह कमजोर बन जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि वह बहुत मजबूत है, साहसी है, तो वह वैसा ही बन जाएगा। यानी कि हमारे विचार, जो हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारा शरीर भी रिएक्ट करता है। ये मानव शरीर की एक ऐसी संरचना है। तो ऐसे में क्या होता है, कोई बच्चा, कोई छात्र बहुत ज़्यादा होशियार है, टैलेंटेड है, उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो अगर उसके दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि उसे कुछ नहीं आता, वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति पढ़ाई में कमज़ोर होने लगेगा।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का कहने का तात्पर्य भी यही है कि काम के पीछे बुखार भागे। तो काम इतना करते रहो कि बुखार का स्मरण ही ना रहे। जब हमारा शरीर और ज्यादा काम करेगा तो बुखार कहाँ रहेगा? बुखार तो 9 2 11 वहां से हो ही रहेगा। चलिए आगे फिर हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। अब हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि पिछले 9 महीनों से वो जो बुखार झेल रहे हैं, जो उन्हें लगातार कमजोर करता जा रहा है। और लिखते हैं शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस कर देने वाला झटका उन्हें एक ऐसा दे गया। वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले एक बार बहुत तेज धधकता है। इससे हम कुछ दिए से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो यानी कि जो बीमारी है वो पिछले 9 महीनों से तो चल रही है। तो एक बीमारी खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा झटका हरिवंश राय बच्चन जी को मिला। अब बताते हैं वो क्या था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उसकी आमदनी की मुझे आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, यानी कि जो लेखन कार्य किया करते थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी बिक्री कभी कभार होती थी, है ना, नियमित नहीं थी। अगर नियमित किताबों की बिक्री होती तो नियमित तौर पर उनकी आय होती, तो उन्हें थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट मिल जाता। लेकिन किताबों की बिक्री तो नियमित न थी, कभी हो जाती थी किताबों की बिक्री, कभी नहीं होती थी। तो पैसों का कोई नियमित तौर पर आना नहीं होता था। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता, यानी कि जुलाई आ गई। तो जुलाई में क्या है, ट्यूशन तो वैसे भी हरिवंश राय बच्चन जी पढ़ाते थे। अब जुलाई आ गई तो जुलाई में क्या होता है, स्कूल खुल जाते हैं। अब जुलाई में वो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने जाते, यानी कि पहले से अब काम और ज्यादा बढ़ गया। बुखार का नमूना वही, बुखार जस की तस था। कैसा था? जैसा पहले बुखार रहता था वैसा ही बुखार अब भी था। वो बुखार कैसा था उसके बारे में लिखते हैं, सुबह बिल्कुल बुखार नहीं होता था और शाम को 101 डिग्री से लेकर 102 डिग्री के बीच रहता था, यानी कि सुबह बिल्कुल स्वस्थ रहते। और जैसे जैसे शाम आती थी वैसे वैसे उन्हें बुखार चढ़ना शुरू हो जाता था और वह बुखार 102 डिग्री से लेकर 101 डिग्री से लेकर 102 डिग्री तक पहुंच जाता था, यानी कि बहुत तेज बुखार उन्हें शाम तक आ जाता था। नियमित रूप से उसकी बुखार की यही दिनचर्या थी। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी धीमी खांसी भी आती थी। दवा हरिवंश राय बच्चन जी जो ले रहे थे वो एक शौकिया दवा बांटू, एक होम्योपैथ से ले रहे थे। होम्योपैथी का एक छोटा मोटा एक डॉक्टर होता है जिसको सामान्यतः झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, है ना, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसे झोला छाप कह लीजिए या फिर शौकिया दवा बांटू कह लीजिए। दवा बांटू से तात्पर्य है दवा यानी कि मेडिसिन, बांटू यानी कि बांटने वाला। तो शौकिया तौर पर कोई आयुर्वेद का इलाज करता रहता था जिससे उसे थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। तो यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी का कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे मोटे डॉक्टर से वो होम्योपैथी की दवा चला रहे थे। कभी कभी सोचता कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक का होता है, तपेदिक को कहते हैं टीबी, है ना। तो हो गया हो
तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर है। बूते से बाहर होना यानी कि सामर्थ्य क्षेत्र में नहीं आना, है ना। किसी व्यक्ति की आय है 5,000 रुपया महीना और वो बात करता है BMW की कार लेने की, तो उसके तो बूते से बाहर है, यानी उसके सामर्थ्य क्षेत्र में वह नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है ना। अब ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी एलोपैथी के बारे में क्यों कहते हैं? देखिए, होम्योपैथी का जो इलाज होता है वो काफी सस्ता होता है। 10 रुपए में, 5 रुपए में इलाज, 20-25 रुपए में, या आज के समय में तो 100 रुपए में, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक में इलाज हो जाएगा। लेकिन जब हरिवंश राय बच्चन जी का उस समय की बात करते हैं तो उस समय 5 रुपए भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब मुझे यकीन से तो मैं नहीं कह सकता उस समय कितने रुपए में इलाज होता था, लेकिन होम्योपैथी का जो इलाज है वो बेहद सस्ता होता है। और यहीं इसके बिल्कुल विपरीत एलोपैथी, एलोपैथी का इलाज बहुत महंगा होता है। तो इसीलिए कहा था, हरिवंश राय बच्चन जी सोचते थे क्या मुझे टीबी तो नहीं है? अगर टीबी है तो उसका इलाज कराना संभव नहीं है, एलोपैथी से इलाज कराना उनके लिए संभव नहीं है, उनके बूते से बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जो मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं? अब पुरानी बात याद करते हैं, कहते हैं कि क्या मेरी जुबान पर, क्या मेरी जीभ पर माँ सरस्वती विराज थी उस समय पे, जो मेरी बात सच हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मैं श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूं, और श्यामा की बीमारी उन्हें लग भी गई, आ भी गई। तो इसीलिए कह दिया जाता है कि जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होना। ऐसी मान्यताएं हैं, कहा जाता है हमारे समाज में कि दिन में कोई समय ऐसा होता है जब हमारे जिह्वा पर, हमारी जीभ पर, जीभ यानी कि टंग पर माँ सरस्वती का वास होता है। यानी कि माँ सरस्वती का वास है तो हम जो भी कथन कहेंगे वो 100% सत्य होता है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जिस समय ये कहा था कि मैं श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूँ, तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हो सकता है उस समय मेरी जिह्वा पर, मेरी जीभ पर माँ सरस्वती विराजमान हो, जो उनकी बात सत्य हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मैं श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूँ, और श्यामा की बीमारी अब हरिवंश राय बच्चन जी को लग गई। श्यामा अब स्वस्थ हो चुकी थी। श्यामा के बारे में भी है, श्यामा तकरीबन पिछले 6 महीने से बुखार से परेशान थी। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मैं श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूँ, उसके कुछ समय बाद ही श्यामा तो स्वस्थ हो गई, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी को बुखार आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं? बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? अब हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बैठी है तो अच्छा है। अरे मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, मेरी पत्नी श्यामा तो स्वस्थ है, ऐसा उनका कहना था। अब श्यामा के बारे में कहते हैं कि पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। पिछले, मैं आपको 6 महीने बताया था, वो 6 वर्ष है, ठीक है। तो पिछले 6 वर्षों से श्यामा को बुखार आ रहा था। पिछले 6 वर्षों से श्यामा ने ज्वर मुक्ति नहीं जानी, ठीक है। यानी कि ज्वर से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही है। श्यामा जो उनकी पत्नी है, जो अब स्वस्थ हो चुकी हैं, वह बुखार अब हरिवंश राय बच्चन जी को है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का बुखार श्यामा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। श्यामा को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि उनके पति हरिवंश राय बच्चन जी
बहुत बीमार है। एक पत्नी का धर्म होता है स्वयं परेशानियों को झेल लेगी, स्वयं कितनी भी विपत्तियां उस पर आ जाएं वह उसको झेल लेगी, लेकिन जब विपत्तियां उसके पति पर आती हैं, जब स्त्री के बच्चों पर विपत्तियां आती हैं तो उसे बहुत दुख होता है और वह पूरे साहस के साथ विपत्तियों का समाधान करने में जुट जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो हरिवंश राय बच्चन जी को बुखार है तो श्यामा दवाई तो नहीं दे सकती परंतु सेवा अवश्य कर सकती है, और वैसा ही हुआ। बहुत तत्परता के साथ हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी ने उनकी सेवा की और सेवा करते करते वो चल बसी, यानी कि सेवा करते करते उनका निधन भी हो गया। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा ने अपना पूरा जीवन अपने पति हरिवंश राय बच्चन के लिए समर्पित कर दिया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कह रहे थे कि पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्यामा ने अपने आप को स्वस्थ कर लिया था। इधर हरिवंश राय बच्चन जी बीमार थे, है ना, तो उनके लिए एक तो हरिवंश राय बच्चन जी को स्वयं की चिंता थी कि वह बीमार है, दूसरा अगर उन्हें ये भी चिंता हो जाती कि उनकी पत्नी भी बीमार है, तो इस चिंता से बचने के लिए श्यामा ने अपने आप को अपने इच्छा शक्ति से क्या किया, स्वस्थ बना लिया और चिंता मुक्त करने के साहस किया। इसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, यानी कि उनकी बीमारी के बारे में शायद किसी को जानकारी नहीं थी, सिर्फ श्यामा को थी, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर B.K. मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, और काफी लंबे अरसे की बीमारी के चलते उनकी पत्नी श्यामा ने उनसे कहा कि उन्हें बीमारी का टेस्ट करा लेना चाहिए कि उन्हें क्या बीमारी है, उस टेस्ट के आधार पर उन्हें इलाज भी करा लेना चाहिए। परंतु हरिवंश राय बच्चन अपनी पत्नी श्यामा की इस बात को टाल मटोल करने की कोशिश की, पर उनकी पत्नी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र जिसका कोई उपचार नहीं है। वो ब्रह्मास्त्र क्या था? हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और कहा कि मैं जब तक, यानी कि अगर पत्नी के शब्दों में ही कहा जाए तो कह सकते हैं, उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक आप डॉक्टर B.K. मुखर्जी से आप टेस्ट नहीं करवा लेते हैं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो अब इस बात को तो टाला नहीं जा सकता, है ना। बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी पत्नी श्यामा की ये बात माननी पड़ी, उनका छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र उन्हें मानना पड़ा। डॉक्टर B.K. मुखर्जी, यानी कि जो मुखर्जी हैं, को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, यानी टीबी का आक्रमण हुआ है, उन्हें टीबी हुई है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। यानी डॉक्टर B.K. मुखर्जी को अनुमान लगा कि उन्हें टीबी हो गई है, हरिवंश राय बच्चन जी को टीबी है। उन्होंने कुछ परहेज भी लिखा और चिंता मुक्त होकर कुछ दिन पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। अब हरिवंश राय बच्चन जी आराम नहीं कर सकते थे। क्यों आराम नहीं कर सकते थे? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन अगर आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा, है ना। दिन प्रतिदिन काम करके जो वो कमा रहे थे, पैसा लाते थे, उस पैसे से अपने घर का भरण पोषण करते थे। अब अगर आय के स्रोत ही बंद हो जाएंगे तो गुजर बसर कैसे होगी,
गुजारा कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए, इस कारण से हरिवंश राय बच्चन के लिए यह बहुत संघर्षपूर्ण था। नुक्सा मुझे मौत का परवाना लगा, यानी कि जो डॉक्टर मुखर्जी ने जो नुक्सा बताया था और आराम करने की सलाह दी थी, वह उन्हें मौत का परवाना लगा। और हरिवंश राय बच्चन जी फिर सोचते हैं, क्या मेरी विदा का समय आ गया है। विदा का समय मतलब आ गया, इस संसार से विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से आप समझते हैं, इस संसार से जब कोई जाता है यानी कि मृत्यु हो जाना, सीधे शब्दों में कहूँ मृत्यु हो जाना। तो उसी के बारे में कहा गया है कि क्या मेरी विदा का समय आ गया है, क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था। बहुत तमाम सवाल हरिवंश राय बच्चन जी के मन में उठने लगे और कहने लगे कि क्या इतने ही समय के लिए मैं इस लोक में आया था, इतना ही गाने के लिए आया था, क्या इतना ही गुनगुनाने के लिए आया था, केवल इतना ही संघर्ष, श्रम और संघर्ष मुझे अपने जीवन में करने को मिला, इतने दुख संकट उठाने पड़े। और लिखते हैं, स्वागत के ही साथ विदा भी होती देखी तैयारी, यानी कि स्वागत के साथ ही विदा की तैयारी भी उन्होंने देख ली। अब कहाँ एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जीता है, तो उसमें जन्म के पश्चात बचपन को जीता है, फिर युवावस्था को जीता है, प्रौढ़ावस्था को जीता है, फिर वृद्धावस्था को जीता है। इस लंबे, इस तकरीबन 80 साल, 85-90 साल के जीवन में वह अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसके बाद फिर वह अपने बच्चों की परवरिश करता है, यानी कि एक लंबा जीवन होता है। इस जीवन में वह सब कुछ देख लेता है, सब खुशियाँ उसे मिल जाती हैं, बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी तो युवावस्था के बाद ही बीमार पड़ गए, यानी कि बहुत छोटा समय उन्होंने जिया था। तो हरिवंश राय बच्चन जी इसी के लिए कह रहे थे कि क्या इतने ही समय के लिए आया, क्या इतना ही गाने गुनगुनाने के लिए मैं आया था। ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी ने इसलिए कहा क्योंकि एक लंबी बीमारी के चलते मुखर्जी ने उन्हें जो सलाह दी थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि ये इससे तो मेरी मौत नज़दीक दिखाई देती है। तभी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मुखर्जी का नुक्सा मुझे मौत का परवाना लगा, है ना। खैर, स्वागत के साथ ही विदा की तैयारी होती भी उन्हें दिखी। और फिर लिखते हैं, बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। अब मेरी जीवन मधुशाला उन्होंने इस वजह से कहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी कृति है जो बहुत प्रसिद्ध है, मधुशाला। तो उसी को संदर्भित करते हुए कहा है कि जीवन क्या है, एक मधुशाला के समान है ना। मधुशाला में जीवन का एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है मधुशाला में। हालांकि मधुशाला मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, मुझे उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मौका मिलता है तो अवश्य पढ़ूंगा। बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। और जो जीवन है वह खुलते ही बंद होने लगा। मैंने जीना ही शुरू किया था, मैंने जीना शुरू किया ही था कि वह बंद होने लगा, जीवन समाप्त होने लगा। मैंने दौड़ना शुरू ही किया था कि मंजिल तक पहुंच गया, है ना। ये बात कह सकते हैं भाई, कई उदाहरण दे सकते हैं, है ना। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि प्लेटफॉर्म आ गया, फिर से उसे रुकना पड़ा। ये सब बात है। तो जीवन के संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मेरा जीवन शुरू ही हुआ था, मेरे जीवन की खिड़की खुली ही थी कि वह दोबारा से बंद होने लगी। हरिवंश राय बच्चन जी ने ऐसा अपने जीवन को लेकर कहा कि मैंने जीना शुरू ही किया था कि तब तक मौत सामने आ गई, है ना। चलिए, क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी।
सबसे मर्मभेदी प्रश्न था, सबसे ज्यादा हृदय को छू लेने वाला प्रश्न था कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। अब ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय। वैधव्य कहा जाता है विधवा का जो रोग होता है ना। भारतीय संस्कृति में पत्नी से पहले अगर पति मर जाता है तो उसको विधवा कहा जाता है। तो विधवा का जो रूप होता है उसे वैधव्य कहते हैं। अब हरिवंश राय बच्चन जी की बीमारी के चलते उन्हें एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। वो चिंता क्या थी? वो चिंता थी उनकी पत्नी की, जो स्पष्ट तौर पर इस पंक्ति में लिख दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। इसका इनडायरेक्टली अभिप्राय ये भी है कि क्या मैं श्यामा से पहले मर जाऊंगा। उन्हें हरिवंश राय बच्चन जी को अपने मर जाने का दुख नहीं, उन्हें दुख है अपनी पत्नी का कि मेरे मर जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। मेरी पत्नी तो असहाय हो जाएगी, मेरी पत्नी कैसे गुजर बसर करेगी अकेले रहते हुए, वह अकेली पड़ जाएगी। इस बात का हरिवंश राय बच्चन जी को बहुत दुख था, इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी। ठीक है, तो सभी प्यारे छात्र, आज हमने हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथा के अंश मेरी बीमारी श्यामा ने ली का भाग 1 पढ़ा। अगले वीडियो के लेक्चर में हम इस पाठ को कंटिन्यू रखेंगे। सभी बच्चों को ये पाठ अपनी किताब से पढ़ लेना है। वैसे तो कठिन शब्द मैंने बताए हैं, फिर भी अगर कोई कठिन शब्द आपको लगता है, किसी का अर्थ आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप ये सब पाठ पढ़ लेंगे तो वीडियो के अगले लेक्चर के लिए लेक्चर में हम इस पाठ के भाग 2 को पढ़ेंगे। इस पाठ काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसको कुछ पार्टों में बांटा है। ठीक है, तो आपको इंतज़ार रहेगा इस पाठ के भाग 2 का, और मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि मैं इस पाठ को और ज़्यादा रोचक ढंग से आप सबके समक्ष रख सकूं। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका कार्य कर लेंगे, पढ़ लेंगे, कठिन शब्द भी याद कर लेंगे जहाँ तक संभव हो आप सब बच्चे। चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।